कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू माम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। जैसे कि हम पहले ही आपका वन शॉट कर चुके हैं, जिसमें हमने हर एक चीज स्क्रैच से लेकर टिल द एंड तक लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड सब कुछ पढ़ लिया है। तो आज उसी चैप्टर के हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, सब कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आप लोगों को बता दूं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं कभी कभी बोर्ड्स के एग्जाम में एज इट इज कॉपी हो जाते हैं, या फिर इन्हीं को ही थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके वो आपको बोर्ड्स में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 1 मार्कर 2 मार्कर सब तरीके के क्वेश्चंस बनाते हैं। तो इसीलिए आपके हर एक मेंटोर ने, टीचर ने आपको यही बोला होगा कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस को, सॉल्यूशंस को मिस आउट बिल्कुल भी मत करना। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप इस पूरे सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देख रहे हो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस आउट ना हो जाए। चलो तो भाई, लेट्स बिगिन आवर सेशन। इफ इन केस आप लोगों को लग रहा है कि मैम वन शॉट आपने कराया है कि नहीं कराया है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया है कि नहीं किया है, तो लेट मी टेल यू, मैं चैप्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये सारे चैप्टर्स मैं वन शॉट ले चुकी हूँ। वो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो, चाहे हेरिडिटी हो, आर एनवायरमेंट हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो, या लाइफ प्रोसेसेस ही क्यों ना हो, इन सबके वन शॉट ऑलरेडी इस एक पर्टिकुलर चैनल पे अपलोडेड हैं। इनके पीडीएफ चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारे सेशंस की पीडीएफ असाइनमेंट यहीं पे मिलेगी। और बस भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी सेशन अमेजिंग सा आपसे मिस आउट ना हो जाए। चलो तो भाई, लेट्स बिगिन आवर सेशन। लेके प्रभु का नाम। हियर वी गो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज डिफ्यूजन insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like humans। अब भाई, हमारे बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। कितने प्रेजेंट हैं? हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, और ये हर एक सेल आपके आउटसाइड एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में तो नहीं है। क्या आप लोग कह सकते हो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं वो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है? नहीं है ना? तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एक सरफेस फिनोमिनन होता है। मतलब अनटिल एंड अनलेस आपके सेल्स जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट में नहीं है, तब तक वो डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि इसीलिए डिफ्यूजन हमारी बॉडी में नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे इंटरनल सेल्स जो हैं वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, और डिफ्यूजन एक सरफेस फिनोमेना होता है जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में नहीं हो सकता है। मतलब हर जगह पे नहीं हो सकता, हम एंटायरली उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, बट कुछ बहुत प्लेसेस पे डिफ्यूजन ही होता है। नेक्स्ट थिंग, अब डिफ्यूजन ना एक वेरी स्लो प्रोसेस है। मतलब इतना स्लो प्रोसेस है कि अगर आपने अभी सांस ली तो आपकी जो ऑक्सीजन होगी वो आपके नाक में से, लंग्स में से, जहां पे भी आपके वो ऑक्सीजन इकट्ठा हो रही है, जैसे कि एल्वियोलाई में, वहां से आपके पैरों के टो तक पहुंचने में उसको 3 साल लग जाएंगे। पता है, 3 साल, इतना स्लो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। तो मतलब हम तो 3 साल में मर के फिर वापस से जिंदा हो जाएंगे, यमराज का भैंसा दिखने लग जाएगा, फिर उसके बाद मर करके वापस से जिंदा हो जाएंगे। तो इसीलिए डिफ्यूजन जो होता है एक सरफेस फिनोमिनन होता है। आपके सारे सेल्स जो हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपके एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होने चाहिए। और दूसरी चीज, इतने ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं कि आपका ये जो डिफ्यूजन हो जाता है ये एक वेरी स्लो प्रोसेस हो जाता है। आपको एंटायरली 3 साल लग जाएंगे आपके नाक में से टो तक ऑक्सीजन पहुंचाने में। तो इसीलिए कहा जाता है कि डिफ्यूजन जो होता है वो इनसफिशिएंट होता है हम जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि ये हर एक ऑर्गन्स की ऑक्सीजन की नीड या उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाना हो वो मीट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखो भाई, ये क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स का आएगा, मैक्स टू मैक्स 3 मार्क्स का आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको अपने आंसर्स को किसके फॉर्मेट में लिखना है? सिर्फ और सिर्फ आपको अपने पॉइंटर्स के फॉर्मेट में लिखना है। तो क्या क्या पॉइंटर्स लिखने हैं एक बार देख लेते हैं। डिफ्यूजन एक
इनसफिशिएंट है क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ज्यादा होती है। दूसरी चीज, सारे सेल्स दे आर नॉट इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते। और दूसरी चीज, डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, इतना स्लो प्रोसेस है कि सारी डिस्टेंस वो गैशियस एक्सचेंज के लिए कवर अप नहीं कर सकता है। मतलब भाई हम लोग मर के वापस जिंदा हो जाएंगे, इतना टाइम ले लेगा हमारा डिफ्यूजन हर एक छोटे छोटे सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में। ठीक है भाई, चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। तो जिंदा प्राणियों को, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप उनको पहचानते कैसे हो कि वो जिंदा है? ऑब्वियस सी बात है, हम उनके फिजिकल मूवमेंट्स देख करके, क्या देख करके, वी नोटिफाई देम एज अ लिविंग, उनकी फिजिकल मूवमेंट देख करके, जैसे कि वो भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, या फिर वो क्या कर रहे हैं, ईटिंग कर रहे हैं, या फिर वो स्लीप कर रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है, सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहे हैं। तो दीज आर सर्टेन क्राइटेरियाज विच विल डिसाइड समथिंग इज अलाइव और नॉट। हमारे अंदर कॉन्शियसनेस होती है, हमको पता है कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में क्या चीजें चल रही हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसी कोई कॉन्शियसनेस नहीं पाई जाती है। आपने कभी देखा है इस रिमोट को भागते दौड़ते हुए? अगर आपने कभी रात में ये भागते दौड़ते हुए रिमोट देख लिया तो बस हनुमान जी का नाम लेना पड़ेगा तब तो हमें। लेकिन यूजुअली अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये सारे फिजिकल मूवमेंट्स जो होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। ठीक है भैया, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ये तो भाई आपका 1 मार्कर के क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स आ सकता है, 2 मार्कर 3 मार्कर में तो नहीं आएगा। इसमें कथा लिखी हुई है, लेकिन ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखी हुई है। एनी विजिबल मूवमेंट, मैंने कहा कोई भी विजिबल मूवमेंट या फिजिकल मूवमेंट आप देख सकते हो, जैसे कि वॉकिंग, ब्रीथिंग, रिप्रोडक्शन, चेंजेस टू इन्वायरमेंट, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, ये सब जनरली क्राइटेरिया यूज होते हैं किसी भी चीज को अलाइव घोषित करने के लिए। हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, बट ऐसे भी मूवमेंट शो करते हैं जो हमारी आईज पे विजिबल नहीं होते, जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के मूवमेंट। हम अपनी आंखें निकाल करके इंटरनल ऑर्गन्स में नहीं देख सकते हैं, है ना? तो ठीक है, इसीलिए उसने बोला कि विजिबल मूवमेंट्स, मूवमेंट्स नहीं बोला उसने, क्योंकि मूवमेंट्स तो हमारी बॉडी के अंदर भी हो रही हैं, हम उन मूवमेंट्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन डिटेक्ट द विजिबल मूवमेंट जो आपको बाहर देखने के लिए यूजुअली मिल जाती हैं। ठीक है, देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर मूवमेंट इनसाइड द ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। सिंपल। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो मतलब अब अगर आप जिंदा हो, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो क्या क्या रॉ मटेरियल्स की आपको जरूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल्स इन द सेंस क्या क्या ऐसी चीजों की आपको जरूरत पड़ती है जिससे आप अलाइव रह सकते हो। ऑब्वियस सी बात है भाई, फूड की जरूरत पड़ती है। हम तो भाई फूड के ऊपर डिपेंडेंट है। ये फूड कहाँ से आता है? दिस फूड कम्स फ्रॉम आवर प्लांट्स, है ना। तो प्लांट्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर डिपेंडेंट है, वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। सनलाइट के साथ साथ वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? क्लोरोफिल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऑल दीज आर द सर्टेन रॉ मटीरियल्स जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होते हैं। यहाँ पे मैंने प्लांट्स का केस इसीलिए भी लिखा है क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्राइटेरिया में ही आते हैं, वो नॉन लिविंग नहीं होते हैं। तो जहां हमें फूड की जरूरत होती है, हमारा फूड जो होता है कहाँ से आता है? प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से आता है, या फिर जो मीट ईटर्स होते हैं, जो मीट वगैरह, चिकन वगैरह खाते हैं, तो एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऑल टोटल मिला करके हमारी फूड हैबिट्स प्लांट से या फिर अदर ऑर्गेनिज्म से आ रही होती है। और अदर ऑर्गेनिजम्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, पानी के ऊपर, सनलाइट के ऊपर एंड क्लोरोफिल के ऊपर। सॉरी, क्लोरोप्लास्ट लिख दिया, बट क्लोरोफिल के ऊपर। ठीक है, क्लोरोफिल के ऊपर। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अगेन आपके इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो जब मैंने आपको लाइफ प्रोसेस का चैप्टर स्टार्ट किया था लेके प्रभु का नाम, तो मैंने आपको क्या बताया था, कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे लिए एसेंशियल होते हैं और उनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या था भैया? ऑब्वियस सी बात है, खाने का प्रोसेस था। अनटिल एंड अनलेस हमारी भूख नहीं मिटेगी, हमारा दिमाग नहीं चलेगा।
अब ये जो न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में लेते हैं, मतलब खाना जो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, दाल रोटी चावल ये कॉम्प्लेक्स फूड्स हैं आपके। ये कॉम्प्लेक्स फूड को हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है या डायरेक्टली उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। तो नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करती है, ऑब्वियस सी बात है, डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करती है, जिसमें वो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करती है, जिसको हमारी बॉडी आराम से एब्जॉर्ब कर लेती है, यूटिलाइज करती है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन में, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने रिपेयर के लिए, उन सारे प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, अब भाई डाइजेशन हो गया, तो डाइजेशन के बाद मैंने आपको क्या बोला, वो खाने को किसके लिए यूज करती है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करवाती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें से आपकी एनर्जी रिलीज होती है। भाई अब आपकी एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है, अब ये जो एनर्जी है आपकी पूरी बॉडी में क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट करवाना चाहिए। तो उसके लिए हमारा कौन सा प्रोसेस प्रेजेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस प्रेजेंट होता है। चलो भैया ट्रांसपोर्टेशन भी हो गई हमारी बॉडी में। अब भाई जो भी हमने यूटिलाइज किया, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन यूटिलाइज किया, खाना यूटिलाइज किया, तो वेस्ट मटेरियल भी तो जनरेट होता है हमारी बॉडी में, जिसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट को भी हमारी बॉडी से निकालना बहुत जरूरी होता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, जिसमें आपका मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो आपकी बॉडी में से बाहर निकाले जाते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी में से उस नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर नहीं निकालोगे तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट तो हमारे किसी काम का नहीं है, आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस जरूर हो सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर सर्टेन 5 लाइफ प्रोसेसेस जो आपके बॉडी को, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। देखो आपकी बुक में रिप्रोडक्शन भी लिखा होगा, लेकिन वो लाइफ प्रोसेस नहीं होता। वो लाइफ प्रोसेस स्पीशीज के लेवल पे हो सकता है कि स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए हमें लाइफ रिप्रोडक्शन जरूरी करवाना होता है, अदरवाइज वो पर्टिकुलर स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम किसी इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो नेसेसरी नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है लेकिन नेसेसिटी नहीं होता। और ये जो लाइफ प्रोसेस के जितने भी प्रोसेस मैंने लिखे, दीज आर द नेसेसिटीज, नेसेसिटी है, ये करने ही करने, अगर आप नहीं करोगे तो आप जिंदा भी नहीं रह पाओगे, आपकी लाइफ को, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, Moving ahead with the next question, again आपका in text का question है, what are the differences between autotrophic and heterotrophic nutrition? ये question आपके boards का question भी और हूबहू same question as it is उठा करके आपके boards में आ चुका है। ये I think so 2019 में या 2023 के boards के उसमें आया था। तो देखो भाई, आप लोगों से मेरी एक ही गुजारिश होगी, है ना, रिक्वेस्ट होगी कि जब भी कोई difference based question आता है उसको आपको टेबुलेट फॉर्मेट में ही लिखना है। टेबुलेट फॉर्मेट में लिखोगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो भाई हम यहाँ पे बना लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब एक काम करते हैं, हम जरा पेनवा चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक में प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, किसको, इनऑर्गेनिक मैटर को, इनऑर्गेनिक का मतलब आपका कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, उसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, और आपके कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होती है, उनके अंदर होते हैं, बाकी एनिमल्स के अंदर आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, अपने फूड नीड्स के लिए आप दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कोई इनऑर्गेनिक मैटर को वो ऑर्गेनिक मैटर में नहीं कन्वर्ट करते, ऑर्गेनिक मैटर को ही वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ही वो खाते पीते हैं और उनसे ही अपना खाना पकाते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स में होता है, ये कहाँ पे होता है, ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में होता है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, सब आपके क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, जहां पे वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपनी फूड नीड्स के लिए डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे आपको क्लोरोफिल की प्रेजेंस दिखेगी, यहाँ पे आपको कोई क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको जादू जैसा दिख जाएगा, धूप में खड़े होकर के खाना बनाते हैं। हम जादू नहीं होते हैं जैसे क्रिश की मूवी में थे, बट नहीं है हम जादू, हम अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। खाना खुद प्रिपेयर करने का मतलब ये नहीं है कि किचन में जाकर के खाना बना रहे हो, खाना प्रिपेयर करने का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ा दूं और पानी पकड़ा दूं, तो क्या तुम लोग उस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से किचन में जाकर के खाना बना सकते हो?
नहीं बना सकते हो। तो दिस इज एक्चुअली द प्रिपरेशन और सिंथेसिस ऑफ फूड, ना कि वो कि मम्मी जा करके किचन में खाना बना रही है। तो ये अपने माइंड से निकाल देना, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंटर्स लिख सकते हो? फूड इज मेड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, जहां फूड जो होता है हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट से लेते हैं, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, गेहूं हो गई, ये सब चीजें हो गई। क्लोरोफिल और सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। यहाँ पे कोई क्लोरोफिल और सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ह्यूमंस तो फोटोसिंथेसिस करते ही नहीं है। नेक्स्ट भाई, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है या फिर कीमोसिंथेसिस होती है। कीमोसिंथेसिस का मतलब होता है कि वो इन्वायरमेंट में जो नेचुरली केमिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन केमिकल्स को यूटिलाइज करके आपके प्लांट्स या फिर एल्गी खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। ये आपके ग्रीन प्लांट्स और कुछ बहुत बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे एनिमल्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में कस्क्यूटा जो होता है, वन सच एग्जाम्पल, वीनस फ्लाई ट्रैप में नहीं कहूंगी, बट कस्क्यूटा इज वन सच एग्जाम्पल, जहां पे आपका हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कस्क्यूटा के पास कोई भी क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं होती है, प्लांट ही होता है, लेकिन फिर भी उसके पास प्रेजेंस नहीं होती है, ठीक है भैया जी। चलो, तो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अगेन आपके इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है, और वो ये पूछ रहा है कि प्लांट्स जो हैं वो रॉ मटेरियल कहाँ से एक्वायर करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब भाई फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, इक्वेशन लिखूंगी तो आप लोग को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड था प्लस पानी था, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना रहा था, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था। अब इसको बैलेंस बनाना पड़ेगा, बट बैलेंस हम बाद में कर लेंगे। तो ऑल टोटल मिला करके अगर अब मैं रॉ मटेरियल्स की बात करूं, तो रॉ मटेरियल में क्या क्या आ जाएगा भाई, रॉ मटेरियल में आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो उसको कहां से एक्वायर होती है, हवा से एक्वायर होती है, और आ जाएगा पानी, जो उसको सॉइल में से एक्वायर होता है थ्रू रूट्स, थ्रू रूट्स। बाकी सनलाइट सन से एक्वायर होती है, और क्लोरोफिल रॉ मटेरियल में काउंट नहीं होगा, क्योंकि उसके पास वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। पानी, वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव। सनलाइट जो कि सन से एब्जॉर्ब होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब होती है, और वो कौन करवाता है, स्टोमेटा करवाता है। स्टोमेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज इन द प्लांट्स। Moving ahead, what is the role of acid in our stomach? ओको, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके दो फंक्शंस होते हैं एक्चुअली में। सबसे पहला फंक्शन होता है टू एक्टिवेट पेप्सिन एंजाइम। आपका जो पेप्सिन एंजाइम होता है, उसको एक्टिवेट करवाने का काम करते हैं। पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, और जब तक उसको एसिडिक मीडियम नहीं प्रोवाइड होता, वो एक्टिवेट नहीं होता है। तो आपके पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए HCl एसिड प्रेजेंट सिक्रीट किया जाता है, फिर यही पेप्सिन एक्टिवेट होकर के आपके क्या था, प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है। उसके बाद दूसरा, आप लोग खाना खाते हो, तो भाई जो चाट पकौड़ियां हम ठेले से खा रहे होते हैं, भेलपूरी जो खा रहे होते हैं, उसमें ना जाने कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। उसको खाने के बाद रेयर केसेस होते हैं, रेयर केसेस नहीं कहूंगी, बट यूजुअली ऐसा होता है कि आप लोग बीमार पड़ जाते हो। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत खराब है, तुरंत तो नहीं पड़ोगे, कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे खा रहे हो, तो हो भी सकता है बीमार पड़ जाओ, बट वो जो उन फूड जो होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेकेड आइज से तो दिखते नहीं है भैया, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इनको किल करने का काम, मारने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारा नहीं, किल नहीं किया, तो भाई ये क्या कर सकते हैं, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन, डिसीजेस कॉज कर सकते हैं। माइट भी ये गलती से एंटर करे हैं खाने के साथ, लेकिन फिर भी ये आपको इन्फेक्शन कॉज करने की ही पोटेंशियल रखते हैं। तो इसीलिए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करता है। और दूसरा काम ये करता है कि ये मीडियम को एसिडिक बनाता है, ताकि आपका पेप्सिन एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो सके और प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन कर सके, ठीक है, क्योंकि भाई प्रोटीन का डाइजेशन करना भी तो जरूरी है।
चलो, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक जूस ब्रेक्स डाउन द फूड एंड द डाइजेस्टिव एंजाइम स्प्लिट अप्स द प्रोटीन इन ब्रेक्स अप द जूस यहाँ पे पेप्सिन की बात हो रही है। एसिडिक आपकी जो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस होता है वो बैक्टीरिया को भी किल करता है, और इस एसिड से बचाने के लिए आपकी स्टमक में म्यूकस भी सिक्रीट होता है ताकि वो अपने स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि आप सब लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं। भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में रिलीज हो रहा है तो हमारे स्टमक को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उससे बचाने के लिए यहाँ पे म्यूकस भी सिक्रीट होता है। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो भाई हमारे कितने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट हो रहे थे हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में। सबसे पहला तो क्या था, हमारा सलाइवरी एमाइलेज ही था जो आपके स्टार्च का ब्रेक डाउन कर रहा था। फिर उसके बाद हम स्टमक में आते हैं तो पेप्सिन सिक्रीट हो रहा था। फिर अगर हम क्या था पेनक्रियाज में आएंगे तो ट्रिप्सिन सिक्रीट हो रहा था, लाइपेज सिक्रीट हो रहा था, एमाइलेज सिक्रीट हो रहा था, है ना। और फिर आपके सकस एंटेरिकस, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट हो रहे थे। दीज आर ऑल द एंजाइम्स। ये एंजाइम्स जो होते हैं ना, ये आपकी जो रिएक्शन होती है उसको एनहांस करवाते हैं, बढ़ावा देते हैं और आपके ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। किसका ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, कोई भी जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल होता है उसका ब्रेकडाउन करवाते हैं। जैसे कि सलाइवरी एमाइलेज किसका ब्रेकडाउन करवाता है, वो स्टार्च का ब्रेकडाउन करवाता है, किसमें, माल्टोज में और प्लस डेक्स्ट्रिन में, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके पेप्सिन की, तो ये प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करवाता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, डाइजेशन में ही तो हेल्प कर रहे हैं, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके ट्रिप्सिन की, तो अगेन ये भी आपके प्रोटीन का फर्दर डाइजेशन करवाता है। लाइपेज आपका फैट का डाइजेशन करवाता है, एमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाता है। तो ये सारे जो आपके एंजाइम्स होते हैं दे आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल्स में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर ये आपकी बॉडी में नहीं प्रेजेंट होंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल में ब्रेक डाउन नहीं होगा, और जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर जो खाना है वो ना तो डाइजेस्ट हो पाएगा, ना तो एब्जॉर्ब हो पाएगा, और ना ही आपको उससे एनर्जी मिल पाएगी। तो ये सारे एंजाइम्स के आपके मेन फंक्शन हो जाते हैं। ये आपके केमिकल जो मेटाबॉलिक रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रही है उसको एनहांस करता है, और आपके कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल फूड पार्टिकल्स में तोड़ता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू द सिंपलर वंस। दीज सिंपल पार्टिकल्स कैन इजीली बी एब्जॉर्ब बाय द ब्लड and thus transported to all the cells of the body। क्योंकि यही सिंपल पार्टिकल्स हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होकर के, एब्जॉर्ब होकर के यूज हो सकते हैं। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स पार्टिकल हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती और ना ही उसको यूज कर सकती है। ठीक है, तो ये दो पॉइंटर्स में आपको अपना आंसर लिखना पड़ेगा। एंजाइम का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, Moving ahead with the next question, write the role of villi in the human digestive system। तो villi जो होती है वो प्रेजेंट होती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। These are the small finger like projection। इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिसके अंदर बहुत सारी क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो आपका खाना जो होता है वो फाइनल डाइजेशन उसका कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। खाना पूरी तरीके से फाइनली डाइजेस्ट होने के बाद ये जो विलाई होती है ना उस खाने को एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करके ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसके अंदर जाती है। ब्लड भाई हमारा क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि पूरी बॉडी में आपके खाने को, एब्जॉर्ब किए हुए खाने को ट्रांसपोर्ट करता है। और सबसे पहला पार्ट तो यही हुआ कि एब्जॉर्ब किए हुए खाने को प्रॉपर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है विलाई, और साथ साथ में ना ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं तो आपका सरफेस एरिया बहुत इंक्रीज करती है। अगर आप लोग ना अभी इस एक लाइन का सरफेस एरिया देखोगे और इस एक पूरे पार्ट का सरफेस एरिया देखोगे तो आपको पता चलेगा कि विलाई का सरफेस एरिया ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे फोल्डिंग्स प्रेजेंट है। तो फोल्डिंग्स का भी एरिया आपको काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ एरिया कम जगह में भी ज्यादा हो रहा है, तो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से मोर अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से आपका खाना अच्छे से एब्जॉर्ब पूरा हो पाता है, आपका एब्जॉर्ब किया हुआ खाना ट्रांसपोर्ट अच्छे से होता है, और आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज करके फिर एनर्जी का प्रोडक्शन करती है।
ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड दीज विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज जो कि प्रॉपरली एब्जॉर्ब किए हुए खाने को ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करती है। ठीक है, तो यही आपके विलाई का ह्यूमन एब्जॉर्प्शन में हेल्प हो गया। विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। दे आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से इंक्रीज सरफेस एरिया से एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। और दे आर मेजरली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, जिससे खाना जो एब्जॉर्ब होता है वो प्रॉपर ब्लड स्ट्रीम में एंटर करके ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, चलो भैया, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर यू गो। What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have about obtaining oxygen for respiration? Now let me tell you, ये same question आप लोगों के 2023 और 2019 के बोर्ड्स के पेपर में रिपीट हो चुका है, जहां पे उन्होंने पूछा था कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की ब्रीदिंग रेट जो होती है इट इज मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसा इसलिए, अब यह जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का मतलब जो आपके जमीन पे चलते फिरते ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग, ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, है ना? ठीक है, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो होती है 21% रहती है। जबकि अगर मैं बात करूं आपके एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स आपकी ऑक्सीजन कहां से एक्वायर करते हैं? फ्रॉम द वाटर। और कंपेरेटिवली टू ऑक्सीजन जो आपके हवा में प्रेजेंट है, पानी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट लेस होता है, कम होता है। तो जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती है, उसके लिए उनको जोर जोर से जल्दी जल्दी फास्टर रेट में ब्रीदिंग रेट उनकी बढ़ जाती है, फास्टर रेट में उनको सांस लेनी पड़ती है, ताकि उनको जितने ऑक्सीजन की जरूरत हो वो उतना ऑक्सीजन उनकी बॉडी में अंदर एंटर कर सके और उसके हर एक बॉडी पार्ट्स तक वो प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट हो सके। तो भाई यही आपके टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का एडवांटेज है कि दे एक्वायर द ऑक्सीजन फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, where the presence of oxygen is more as compared to the oxygen present inside your water bodies. ठीक है, तो the advantage of terrestrial organism over the aquatic organism, more amount of oxygen present in the surroundings, और हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में जो डिजॉल्व्ड एयर होती है वो बहुत ही कम होती है, और कम होने की वजह से उन्हें जोर जोर से सांस लेनी पड़ती है ताकि प्रॉपर अमाउंट में वो ऑक्सीजन इनहेल कर सके। ठीक, चलो भैया, moving forward to the next question, what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? This is your important question. ठीक है, ये important question है आप लोगों का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, आपका जो ग्लूकोज होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट, और ये प्रोसेस जो होता है ये आपके साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, अब ये जो पायरुवेट है इट इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 वेज, 3 तरीके से तोड़ा जाता है ये। सबसे पहला तरीका होता है इसका प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जिसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। वी कॉल इट एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, यीस्ट सेल्स में होता है। ठीक है, अकर इन यीस्ट सेल्स क्या प्रेजेंट बनता है? एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, सिर्फ 2 एटीपी रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की। ये होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ये आपके बॉडी के अंदर होता है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, पानी रिलीज होता है, और 38 एटीपी रिलीज होती है। एंड देयर इज वन मोर टाइप ऑफ पायरुवेट का ब्रेकडाउन जो कि होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, लैक ऑफ ऑक्सीजन में, और ये होता है आपके मसल सेल्स में। कहाँ पे होता है? आपके मसल सेल्स में, जहां पे लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और साथ में कितने एटीपी रिलीज होते हैं? सिर्फ 2 एटीपी रिलीज होते हैं बस। ठीक है, और ये जो आपका ये वाला केस है ना, दिस इज ऑल्सो द एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये केस तब होता है जब आपने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली होती है, मतलब जैसे नहीं हैवी वर्कआउट्स होते हैं वो आपने कर लिया होता है, तो उस केस में लैक ऑफ ऑक्सीजन में आपकी मसल सेल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है ताकि आपको एनर्जी प्रोवाइड हो सके, और जिसकी वजह से वहां पे कम एटीपी जनरेट होता है, और साथ साथ में लैक्टिक एसिड भी जनरेट होता है जो आपके मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है जा करके, और जिसकी वजह से आपको मस्कुलर क्रैम्प्स की प्रॉब्लम फेस करनी
पड़ती है। ठीक है, तो भाई क्या क्या बन गया आपका, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है, और यहाँ पे 38 एटीपी रिलीज होती है। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन ये आपके मसल सेल्स में होता है, लैक्टिक एसिड और सिर्फ 2 एटीपी जनरेट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, और यहाँ पे कितनी एटीपी जनरेट होती है, 2 एटीपी जनरेट होती है। सॉरी मैंने यहाँ पे शायद गलती से हाँ नहीं सही लिखा है, मेरे को लगा पानी लिख दिया है मैंने, है ना। ये भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, मतलब इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यीस्ट में होता है और 2 कार्बन मॉलिक्यूल एथेनॉल जनरेट होता है। ठीक है, चलो next question, in mammals and birds why is it necessary to separate the oxygenated and deoxygenated blood? तो भाई हमारी बॉडी में, मैमल्स की बॉडी में, हम मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं और बर्ड्स की कैटेगरी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट क्यों किया जाता है। देखो सबसे पहला केस तो ये होता है वी हैव टू टेम्परेचर रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो मिनिमम बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर होता है उसे हमें मेंटेन करना होता है, और वो हम मेंटेन तभी कर पाते हैं जब हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड, तभी हम लोग कर पाते हैं जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। और आप लोगों को रेस्पिरेशन में मैंने बताया जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपको मिलेगी तभी आप लोग प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी जनरेट कर पाओगे, और ये प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन आपको तभी मिलती है जब आपने ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में सेपरेटेड रखोगे। अगर आपने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिक्सिंग करवा दी तो मोस्टली ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा होती है, तो वो उसके साथ कंबाइन रहेगा और ऑक्सीजन आपका कम अमाउंट में ट्रांसफर होगा। और ऑक्सीजन अगर आपका बॉडी में कम अमाउंट में ट्रांसफर होगा तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा और सिर्फ 2 एटीपी जनरेट होगा, और इतने एटीपी में हम अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए हमें अपनी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखना पड़ता है ताकि हम प्रॉपर अमाउंट में अपनी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन करवा सके, प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी जनरेट करवा सके। जब प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी जनरेट होगी तभी हम अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, चलो भाई moving on to the next question, how is oxygen and carbon dioxide transported in human beings? तो बस इसका आंसर भी बताती हूँ जरा सा पानी पी करके। देखो भाई ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन जो होता है इट मोस्टली कंबाइंस विद योर हीमोग्लोबिन, मोस्टली हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेट में आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये थोड़ा सा नखरीला है, मतलब कहता है कि मैं ना थोड़ा सा ज्यादा नखरे करूंगा। तो ये ना 3 तरीके से के फॉर्मेट में ट्रांसपोर्ट होता है। एक तो ये बाइकार्बोनेट्स के फॉर्मेट में ट्रांसपोर्ट होता है, 70 to 75% जो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड वो बाइकार्बोनेट्स के फॉर्मेट में ही ट्रांसफर होता है। दूसरा ये डिसॉल्व्ड फॉर्मेट में ट्रांसफर होता है, डिसॉल्व्ड फॉर्मेट मतलब आपके प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के ट्रांसपोर्ट होगा। और तीसरा ये आपके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेट में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर के ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपका ये जो ऑक्सीजन होता है वो सिर्फ एक ही तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेट में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। पहला ये बाइकार्बोनेट के फॉर्मेट में, दूसरा ये डिसॉल्व्ड फॉर्मेट में प्लाज्मा में घुल के ट्रांसपोर्ट होता है, और तीसरा ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेट में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, हाँ देखो द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स बाय हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड सेल्स। ठीक है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेट में ट्रांसफर होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये डिसॉल्व्ड फॉर्मेट में भी ट्रांसपोर्ट होता है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेट में भी ट्रांसपोर्ट होता है, और बाइकार्बोनेट्स के फॉर्मेट में भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये चीज याद रखना आप लोग। ठीक है, और मेजरली जो होता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्मेट में ही ट्रांसपोर्ट होता है।
Now, moving ahead with the next question, how are the lungs designed in human beings to maximize the area for gaseous exchange? और यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर है आपका प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो होती हैं आपकी, जो स्मॉल एयर लाइक सैक प्रेजेंट होते हैं आपके लंग्स के अंदर, मिलियंस के नंबर में प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी, उनका जो नंबर होता है बहुत ज्यादा होता है। एल्वियोलाई का नंबर ज्यादा होने की वजह से ज्यादा अमाउंट में वो ऑक्सीजन को कैरी कर पाती हैं। दूसरी चीज, ये जो एल्वियोलाई होती है ना, इस तरीके से आपका बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एल्वियोलाई का। इसकी सराउंडिंग में ना ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है इस तरीके से। ये जो ब्लड कैपिलरीज होती है ना, ये प्रॉपर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती हैं। और दूसरी चीज, ये एल्वियोलाई जो होती है ना, इसका कर्व्ड स्ट्रक्चर है, इट हैज कर्व्ड स्ट्रक्चर, और कर्व्ड स्ट्रक्चर की वजह से इसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई जो होती है वही आपके लंग्स की कैपेसिटी मैक्सिमाइज करती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को होल्ड करवा करके उसे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवा सके। एल्वियोलाई का नंबर मैक्सिमम होता है, बहुत अच्छे खासे अमाउंट में एल्वियोलाई हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है। और दूसरी चीज, हर एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर ना कर्व्ड होता है, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। उसके सराउंडिंग में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ताकि मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी में अंदर एंटर की है वो प्रॉपर अमाउंट में हर एक ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, देखो, थिन होती हैं, मॉइस्ट होती हैं, तो जो चीज मॉइस्ट होती है ना, वहां पे ऑक्सीजन बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है। लार्ज सरफेस एरिया होता है और गुड ब्लड सप्लाई की वजह से आपका लंग्स का एरिया मैक्सिमाइज होता है और मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक है, चलो, moving ahead with the next question. Here you go. What are the components of the transport system in human beings? What are the function of these components? Okay, सारे components लिखने और उनके function लिखने। तो भाई सबसे पहला component हमारा क्या हो गया? खून, blood, which helps in the transportation. भाई सबसे major transportation तो यही करवाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन, हार्मोन्स और एंजाइम्स का ट्रांसपोर्टेशन, सब तो आपका ब्लड ही करवा रहा है। उसके बाद हमारा कैरियर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज योर ब्लड वेसल्स, जो कि 3 टाइप की होती है। एक होती है आपकी आर्टरीज, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट योर पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, दूसरी होती है वेन्स आपकी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन, जो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और थर्ड आ जाती हैं आपकी कैपिलरीज, जो कि माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होती हैं, डीपली सीटेड होती हैं आपके सेल्यूलर लेवल पे, ताकि छोटे छोटे सेल के लेवल तक, सेल्यूलर लेवल तक हमारा ऑक्सीजन का एक्सचेंज प्रॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट या न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट प्रॉपरली हो सके। थर्ड आ जाता है दिल, धड़कने दो, हमारा दिल, हमारा हार्ट, विच एक्ट एज अ पंपिंग सिस्टम। हमारे घर में मोटर लगी हुई है जो पानी को पंप करके हमारे टंकी तक चढ़ाती है। तो हमारी बॉडी में भी हमारा दिल प्रेजेंट है, जो ब्लड को पंप करके हमारे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाता है, और उसी ब्लड के साथ हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इट एक्चुअली अ पंपिंग ऑर्गन है ना बाबा। चलो, So heart which helps in the pumping of oxygenated blood, blood जो मेन बॉडी फ्लूइड होता है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करता है। ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज होती हैं, जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड को कैरी करती है, एक डीऑक्सीजनेटेड, एक ऑक्सीजनेटेड, और कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को कैरी करती है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल एट द सेल्यूलर लेवल। जो छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट है आपकी बॉडी में, उस सेल्यूलर लेवल पे कैपिलरीज रिस्पॉन्सिबल होती है मटेरियल के एक्सचेंज करवाने में। ठीक है बाबा, चलो, moving ahead with the next question, why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, बट अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होता है, और बॉडी का टेम्परेचर हम तभी मेंटेन कर पाएंगे जब हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होगी। और एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में तभी जनरेट हो पाती है जब अच्छे खासे अमाउंट में हमारी बॉडी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाती है, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना बनता है। सिंपल। चलो, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, ये तो रिपीट हो गया। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, वो तो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, बट कोई बात नहीं। अगर मैं बात करूं मिनरल और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन की, तो भाई वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? इट ट्रांसपोर्टेड बाय द
जाइलम, जाइलम में ट्रेकीड्स एंड वेसल्स जो होते हैं, दे बोथ आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसके लिए रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है। रूट प्रेशर काफी स्लो इन प्रोसेस होता है, और रूट प्रेशर जो होता है वो आपके रात के टाइम पे मैक्सिमम अमाउंट में पानी का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। जबकि दिन के टाइम की बात करूं तो दिन के टाइम पे ट्रांसपिरेशनल पुल जो होता है आपका, ठीक है, ट्रांसपिरेशनल पुल जो होता है इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। आपके नाइट टाइम पे रूट प्रेशर ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है पानी के ट्रांसपोर्टेशन में, और आपके दिन के टाइम पे जब सनलाइट होती है तब ट्रांसपिरेशनल पुल काम कर रहा होता है आपके पानी को ट्रांसपोर्ट करवाने में, पूरे नीचे रूट्स में से लेकर हर एक स्टेम और लीफ तक। ठीक है, चलो moving ahead with the next question. The transportation of water and minerals in the plants occur through the xylem tissues, which is a part of your vascular system. Upward direction में होता है from roots to the leaf. अच्छा, एक चीज बात, यहाँ बाई डायरेक्शनल कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता। बाई डायरेक्शनल का मतलब ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा कि पानी जो है वो रूट्स में, लीफ में से रूट्स तक जा रहा है या ब्रांचेस में से रूट्स तक जा रहा है। हमेशा पानी नीचे से ऊपर जाता है, कभी भी ऊपर से पानी नीचे नहीं आता है, ये चीज याद रखना। वाइल द अदर पार्ट ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम, जैसे कि फ्लोएम जो होते हैं वो खाने के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, और खाना जो होता है वो आपके बाई डायरेक्शनल मूवमेंट से ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब खाना आपका लीफ में से रूट्स तक भी जा सकता है, रूट्स में से खाना लीफ और अदर ब्रांचेस तक भी जा सकता है, इवन स्टेम से लीफ, स्टेम से रूट भी जा सकता है। बाई डायरेक्शनल होता है खाने का ट्रांसपोर्ट। पानी का ट्रांसपोर्ट हमेशा यूनी डायरेक्शनल रहेगा, रूट्स में से ऊपर पार्ट तक। ठीक है, मूविंग अहेड, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। ये क्वेश्चन अभी तक एक बार आ चुका है और हूबहू ऐसा क्वेश्चन आया है। मतलब कुछ भी इसमें बोर्ड ने चेंज नहीं किया था कि इधर से उधर कर दे कोई क्वेश्चन चेंज, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया। तो बहुत ध्यान से सुनना कि होता क्या है। देखो, सपोज करो ये आपका जाइलम है, दिस इज योर जाइलम, है ना, और जाइलम में क्या प्रेजेंट होता है, पानी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वही अगर मैं इसके जस्ट बगल में बनाऊं तो ये हो जाता है आपका फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम, ये हो जाती है फ्लोएम की सीव ट्यूब्स। ठीक है, और इसके जस्ट बगल में प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम के कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम के कंपेनियन सेल्स। ठीक है, और यहां पे प्रेजेंट होती है लीफ। ठीक है, अब लीफ ने क्या प्रिपेयर किया, फूड प्रिपेयर किया। तो ये जो फूड होता है ना आपका, लीफ में से पहले कंपेनियन सेल में ट्रांसफर होता है बाय यूजिंग एटीपी। ठीक है, एनर्जी यूज करके आपका खाना जो है वो फूड में से कंपेनियन सेल में आता है। अब अगेन कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं, एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके इस पूरे खाने को कहां ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, सीव ट्यूब्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जिसमें फूड का कंसंट्रेशन तो बहुत हाई होता है लेकिन पानी का कंसंट्रेशन लो होता है। ठीक है, अब आपको पता है, आपने ऑस्मोसिस पढ़ा है कि पानी हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करता है। तो पानी जो होगा वो आपके जाइलम से फ्लोएम में मूव करने लगेगा, और इसी पानी में आपका जितना भी खाना प्लांट्स ने बनाया होगा वो मिक्स मैच होकर के पूरे प्लांट के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस जो परफॉर्म होता है जब आपका फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं आपके प्लांट्स। ठीक है, और फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, इट इज एक्चुअली एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब यहाँ पे खाने का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है ना, उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो ये चीज याद रखना। जबकि फ्लोएम में एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता, फ्लोएम में पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, वहां पे कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है पानी का ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए। ठीक है, चलो मूविंग अहेड, तो देखो भाई, द फ्लूइड बोल रही हूँ, द फूड इज प्रोड्यूस्ड इन द लीफ ऑफ अ प्लांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फ्लोएम रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल। दिस रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ पानी जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है जाइलम में से फ्लोएम में। ऑस्मोटिक प्रेशर मूवमेंट कराता है आपके मटीरियल का, और लेस प्रेशर में जहां पे आपके खाने की जरूरत होती है फिर वहां पे खाना ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है। दिस इज एक्चुअली द आंसर जो आपको अपने एग्जाम में लिखना पड़ेगा, और चाहें तो आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो। जब मैंने लाइव प्रोसेस का वन शॉट करवाया था, इसी चैनल पे अवेलेबल है, वो आप चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है ये। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग ऑफ द नेफ्रॉन। चलो भैया, स्ट्रक्चर बना लिया जाता है। आज हम बनाएंगे हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर।
जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो वो बुक वाला स्ट्रक्चर बना लेना, जिसकी ड्राइंग मैम जैसी हो तो वो मैम का स्ट्रक्चर बना सकता है। ठीक है, चलो तो अब एक बार लेबल कर लेते हैं हम उसको दूसरे पेन से। ठीक है, तो दीज आर द ग्लोमेरुलस। ये जो टफ टफ कैपिलरीज होती हैं इनको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये जो यू शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कहते हैं बोमैन कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कहते हैं पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म मैंने यहां लिख दे रही हूं, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ये यू शेप्ड की बात करूं तो दिस इज द लूप ऑफ हेनले, या हेनलेज लूप भी लिख सकते हो, लूप ऑफ हेनले। ये वाला जो स्ट्रक्चर है अगेन डीसीटी कहलाता है। यहाँ पे प्रॉक्सिमल की जगह डिस्टल लिख दोगे तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये लास्ट पार्ट जो होता है दिस इज नोन एज द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब देखो होता क्या है, तीन प्रोसेस होते हैं यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन करवाता है एक्चुअली में नेफ्रॉन। तो सबसे पहला पार्ट जो होता है दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना कि आपका जो ब्लड होता है, ठीक है, जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होता है वो आपका यहां से एंटर करता है इस जगह से, और यहां से पूरा ब्लड जब एंटर कर रहा होता है तो ये ग्लोमेरुलस ना जैसे चाय की छन्नी होती है उस छन्नी की तरह काम करता है, जहां से नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली यूरिया, पानी, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स, आयन सब छन करके आपके बोमैन कैप्सूल के अंदर, ये यू शेप्ड के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अब ये जितना भी मटीरियल होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कलेक्ट होकर के कहां जाता है, सेकेंड स्टेप में पीसीटी में। अब ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये समझदार बच्चा है, ये कहता है कि देखो भाई ग्लूकोज की भी हमें जरूरत है हमारी बॉडी को, अमाइनो एसिड की भी, पानी की भी, आयंस की भी। तो जितना भी मटेरियल गलती से आपका फिल्टर हो गया होता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, पानी हो गया, आयंस हो गए, इन सबको रीएब्सॉर्ब कर लेता है। तो आपके यूरिन फॉर्मेशन का सेकेंड स्टेप हो जाता है सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। सिलेक्टिव इसीलिए बोला क्योंकि यूरिया को छोड़ करके बाकी रिमेनिंग जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं वो रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। अब आपका जितना भी फिल्टर बचता है जिसमें यूरिया और थोड़ा बहुत पानी की प्रेजेंस होती है वो जाता है आपका लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले और आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है अनदर समझदार बच्चे हैं जो आपकी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब होता है आयंस का बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, आयंस सिक्रीट करते हैं, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, और थर्ड प्रोसेस परफॉर्म करते हैं यूरिन फॉर्मेशन का, दैट इज द सिक्रीशन। दैट इज द सिक्रीशन, आयनिक सिक्रीशन करवाते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करवाते हैं। अब आपका भाई पूरी यूरिन फॉर्म हो चुकी है जिसमें मेनली आपका यूरिया की प्रेजेंस होती है और थोड़ा बहुत पानी प्रेजेंट होता है, जिसको कलेक्ट करके आपकी कलेक्टिंग डक्ट फर्दर आपके यूरेटर में लेकर जाती है। यूरेटर आपका पूरा जो यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में लेकर के जाता है, जहां पे आपकी वो टेम्परेरीली स्टोर होती है, और फिर जब हमको बहुत जोर से अर्ज लगती है कि हमें सुसु जाना है, मैम आई गो टू टॉयलेट, तो बस वहां जाते हो आप लोग और यूरेथ्रा के थ्रू आपकी यूरिन जो होती है इट विल टेक आउट द एग्जिट। ठीक है, तो भाई यही पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है लेकिन डायग्राम बना करके आ जाओगे क्योंकि वहां पे स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया हुआ है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन, तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। मार्क्स अच्छे चाहिए तो भाई कर लेना। What are the methods used by the plants to get rid of excretory products? तो देखो भाई सबसे पहला excretory product, अगर मैं in the sense of photosynthesis की बात करूं तो photosynthesis में सब क्या प्रोडक्ट बाहर निकल रहा था, ऑक्सीजन। तो photosynthesis के केस में ऑक्सीजन उसका excretory प्रोडक्ट हो गया। वही अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की तो रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट करता है, तो रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड उसका वेस्ट मटेरियल हो गया। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू क्या हो रहा होता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो ट्रांसपिरेशन से क्या रिलीज होता है, आपका पानी रिलीज होता है, तो पानी आपका क्या हो गया, वेस्ट मटीरियल हो गया। रूट्स जो होते हैं वेस्ट मटीरियल जो होते हैं सॉइल के अंदर डालते हैं। ठीक है, आपका जो भी वेस्ट मटीरियल उनके अंदर प्रेजेंट होता है। लीफ
जब आपकी सड़ जाती हैं, लीव्स जब आपकी रिंकल्ड हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, तो वो फॉल डाउन हो जाती हैं। उसके साथ साथ उसके बाद गम्स, रेजिन्स, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? दीज आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल जो कि प्लांट्स जनरेट करते हैं। तो ये सारे आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए जो प्लांट्स आपके डिस्कार्ड करते हैं इन्वायरमेंट में। इवन आपका ये जो गम्स और रेजिन्स है ना, ये भले प्लांट के लिए वेस्ट मटेरियल, लेकिन हमारे लिए ये यूजफुल मटेरियल कंसिडर होता है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल वैक्यूल्स में स्टोर हो सकता है, लीफ में स्टोर हो सकता है, जो फॉल ऑफ हो जाती हैं। प्लांट ऑक्सीजन एक्सक्रीट करते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है। वाटर एक्सक्रीट करते हैं ट्रांसपिरेशन में। वेस्ट प्रोडक्ट वो डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, जैसे कि आपका रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाला बताया, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू ही तो होता है आपका। तो ये सर्टेन मटीरियल हो गए जो आपके प्लांट्स जो हैं वेस्ट मटीरियल के फॉर्मेट पे एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, चलो moving ahead with the next question, how is the amount of urine produced and regulated? तो देखो भाई, यूरिन का जो अमाउंट होता है ना, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ योर वाटर इनसाइड योर बॉडी। मतलब अगर आप समर्स में देखोगे तो समर्स में आपको स्वेटिंग हो रही होती है, तो पानी हमेशा लीक हो रहा होता है, आपकी बॉडी में से लैक हो रहा होता है। तो उस केस में जब आप समर्स में यूरिन करते हो तो वो कंसंट्रेटेड रहती है, उसमें पानी की कमी होती है। ठीक है, और वही अगर मैं विंटर्स की बात करूं तो विंटर्स में हमें कोई स्वेटिंग वगैरह नहीं हो रही होती, कोई पानी का लीकेज नहीं हो रहा था या लैक नहीं हो रहा होता, तो हमें उस टाइम पे क्या है, यूरिन ज्यादा आती है। तो अमाउंट ऑफ यूरिन एक्चुअली रेगुलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रेजेंस ऑफ वाटर इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड आवर बॉडी, है ना, उसके ऊपर डिपेंड करती है। और दूसरा आपका एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है जो रिलीज होता है, जो कि डिसाइड करता है कि कितना पानी किस टाइम पे कब एब्जॉर्ब होना चाहिए। जब आपकी बॉडी में अच्छा खासा पानी प्रेजेंट होता है तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपके किडनी को बोलता है कि ज्यादा यूरिन बना, क्योंकि हमें एक्सेस पानी को बाहर निकालना है ना। वहीं अगर आप समर्स की बात करोगे तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपकी किडनी को बोलेगा भाई ज्यादा सूसू मत कर, क्योंकि पानी की ऑलरेडी कमी है, ज्यादा यूरिन करेगा तो पानी बॉडी में से पानी की कमी हो जाएगी। तो ये दो फैक्टर्स होते हैं जो आपकी बॉडी में पानी का कंसंट्रेशन और यूरिन का अमाउंट रेगुलेट करते हैं। द अमाउंट ऑफ यूरिन रेगुलेटेड डिपेंड्स ऑन द वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। अमाउंट ऑफ बॉडी ज्यादा होती है तो पानी रीएब्सॉर्ब विल बी लेस। अगर मोर पानी प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में तो उसका जस्ट अपोजिट होता है, पानी की कमी है तो पानी ज्यादा एब्सॉर्ब नहीं होगा यूरिन में। वही अगर हमारी बॉडी में पानी अच्छा खासा अमाउंट में प्रेजेंट है तो जितना भी हम पानी पी रहे हैं वो हमारे यूरिन के फॉर्मेट में बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए एक्सेस होता है, जरूरी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो भी आपके यूरिन का अमाउंट रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पॉइंटर्स फॉर्मेट में इस पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। और प्री बोर्ड्स में आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भाई आते ही आते हैं। आप लोग चाहें तो इधर से उधर दिमाग लगा लो, सोच लो कि नहीं आते, बट ऐसा कुछ नहीं है। टीचर्स को पता होता है कि एग्जाम में एनसीईआरटी सॉल्यूशन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा एमसीक्यू है। द किडनी इन ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन का पार्ट होते हैं। द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फूड, ऑक्सीजन, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर करता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की भी जरूरत होती है, क्लोरोफिल की भी जरूरत होती है, सनलाइट की भी होती है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। Next, the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in mitochondria। ये anaerobic respiration, सॉरी anaerobic बोल रही हूँ, aerobic respiration की बात हो रही है, जहां पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और 38 एटीपी जनरेट होते हैं, और ये प्रोसेस आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। Next, how are fats digested in our body? How does this process takes place? तो भाई फैट का जो डाइजेशन होता है वो सबसे पहले स्टार्ट करता है आपका बाइल जूस। ये बाइल जूस जो होता है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, प्रोड्यूस्ड बाय लिवर बट स्टोर्ड बाय गॉल ब्लैडर, बट स्टोर्ड बाय गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर इसको स्टोर करता है और बनाता इसको लिवर है। ये जो बाइल जूस होता है ना, ये आपके फैट को, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट टू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स।
अब भाई इसको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में इसने इसीलिए कन्वर्ट किया क्योंकि फैट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े ढीठ होते हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ करके फिर डाइजेस्ट किया जाता है। और यही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। वी कॉल इट एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, अब ये प्रोसेस पहला प्रोसेस हो गया। अब आपका ये जो आधा डाइजेस्टेड फैट होता है, मतलब ये जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, इनको फर्दर डाइजेस्ट किया जाता है। कौन डाइजेस्ट करता है, आपके पेनक्रियाटिक एंजाइम दैट इज द लाइपेज। और फिर ये लाइपेज इस फैट को और डाइजेस्ट करता है और लास्ट में जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जूसेस हैं इस पूरे फैट को डायरेक्टली आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपकी बॉडी में फैट डाइजेस्ट होता है। सबसे पहला फैट डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है आपका बाइल जूस, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर बट स्टोर्ड बाय गॉल ब्लैडर, और सिक्रीट भी वही करता है। यही बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं आपके लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ते हैं, जिसको हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। फिर यही स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को पेनक्रियाटिक एंजाइम लाइपेज डिस्ट्रॉय करता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। ठीक है, चलो, what is the role of saliva in the digestion of food? तो भाई saliva is it secreted by, कौन secrete करता है, obviously salivary glands, है ना। अब ये जो सलाइवा होता है ना, इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसको हम क्या कहते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, ये सलाइवरी एमाइलेज जो होता है आपके स्टार्च का ब्रेकडाउन करवाता है, किसमें कन्वर्ट करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है उसको, प्लस डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट करता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपका डाइजेशन ऑफ फूड सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है, तो क्या लिखोगे, डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है सबसे पहले आपके माउथ से स्टार्ट होता है, जहां पे सलाइवा की प्रेजेंस होती है। यही सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है जो आपके स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है। इसको किसमें ब्रेकडाउन करता है, माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ता है। ठीक है, चलो, what are the necessary condition for autotrophic nutrition and what are its byproducts? तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ना इसकी इक्वेशन लिख सकते हो, 6CO2 plus 6H2O gives you C6H12O6 plus 6O2। ठीक है, और यहाँ पे किसकी प्रेजेंस जरूरी होती है, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल की। तो दिस इज एक्चुअली द रिएक्शन। ठीक, चलो, what are the differences between aerobic and anaerobic respiration? Name some organism that use anaerobic mode of nutrition। तो अगेन यहाँ पे डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, टेबुलेट फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, चलो, तो एक बना ली जाती है यहाँ पे टेबल। यहाँ लिखते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन और यहाँ लिखते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये कहाँ होता है, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया and it occurs in cytoplasm, या फिर आप लिख सकते हो मसल सेल्स या फिर मसल सेल्स। लेस एनर्जी रिलीज्ड, यहां पे क्या होता है, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। 38 एटीपी रिलीज हो रहा था। ठीक है, और क्या लिख सकते हो इसमें, अकर्स इन ह्यूमंस और एनिमल्स। ये किस में होता है, यीस्ट में होता है, और किस में लिख सकते हैं, मसल सेल्स में लिख सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, रिक्वायर्ड यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, है ना। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। और ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, यीस्ट होता है, मसल सेल्स, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में होता है, जबकि ये आपके एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड बनता है इन केस ऑफ मसल सेल्स। लेस एनर्जी बनती है, कितनी एनर्जी बन रही थी, सिर्फ 2 एटीपी जनरेट होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, ये बैक्टीरिया में, यीस्ट में और हमारे मसल सेल्स में होता है, या फिर आप मस्कुलर टिश्यूज भी बोल सकते हो। ठीक है,
हाँ, हाउ आर एल्विलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द गैसेस एक्सचेंज। तो मैंने आपको बताया था, थिन होती हैं, पतली होती हैं, सरफेस कैसा होता है, मॉइस्ट होता है, उसके बाद सरफेस कैसा होता है, कर्व्ड होता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, मोर इन नंबर, ज्यादा नंबर में होती हैं, एंड क्या करती हैं आपकी, मोर इन नंबर, गुड ब्लड सप्लाई, ब्लड कैपिलरीज की प्रेजेंस होती है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपका एब्जॉर्ब होकर के आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो एल्वियोलाई एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाउचेस होते हैं जो आपके लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, एरिया इंक्रीज करता है, लंग्स में प्रेजेंट होने की वजह से ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, मतलब ऑल टोटल मिलाकर के देखो पतली होती है। कोई भी चीज थिन है तो वहां से गैसेस का एक्सचेंज इजिली बोल रही हूँ, इजिली हो सकता है। उसके बाद ये सराउंडेड होती है बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज से, तो जितनी भी ऑक्सीजन आई है वो आराम से ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकती है। मॉइस्ट होती है तो मॉइस्ट होने की वजह से भी ये बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। ऊपर से इनका स्ट्रक्चर कर्व्ड होता है, कर्व्ड स्ट्रक्चर की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। और कैसे इंक्रीज हो जाता है, नंबर्स में बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं तो और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम इनहेल कर सकते हैं। ठीक है, चलो, What would be the consequences of deficiency of hemoglobin in our body? तो हीमोग्लोबिन क्या कर रहा था, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के उसका ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा था। तो एक बात बताओ, अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो ना ही प्रॉपर अमाउंट में आपकी बॉडी एनर्जी जनरेट कर पाएगी, और हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से आपको एक कंडीशन हो सकती है, दैट इज नोन एज अनीमिया। अनीमिया वाली कंडीशन में आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है तो ऑक्सीजन कम ट्रांसपोर्ट होती है, आपकी बॉडी में एनर्जी कम बनती है, आपको टायर्डनेस फील होती है, फटीग फील होता है, वीकनेस फील होती है, मन करता है सारा दिन बस सोए रहो। वो तो हमें अभी भी मन करता है, बट स्टिल दीज आर सर्टेन कंडीशंस जो आपकी अनीमिया से एसोसिएटेड होती है, जो आपकी बॉडी में तभी होती है जब आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर स्पेसिफिकली हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन द रेड ब्लड सेल, जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है। हीमोग्लोबिन डेफिशिएंट होने की वजह से ये ऑक्सीजन की सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है, आपकी डेफिशिएंसी कॉज कर सकता है, जैसे कि एनीमिया, जिसको हम आयरन डेफिशिएंसी कहते हैं। अमाउंट ऑफ ब्लड इन द बॉडी इज लेस, क्वाइट लेस देन रिक्वायर्ड। हीमोग्लोबिन बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू जनरली होना चाहिए, 13 to 15 रेंज होती है जो गर्ल्स के अंदर होनी चाहिए, बॉयज के अंदर इससे थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, चलो, डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड व्हाई इज इट नेसेसरी। तो ठीक है भैया, एक छोटा सा चार्ट बना देती हूँ फिर दिखाती हूँ। ठीक है, हमने यहां बनाया आपका दिल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, यहां पे प्रेजेंट होती है आपकी बॉडी, और यहां प्रेजेंट होता है आपका लंग्स। ठीक है, अब कलर चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो ब्लड होता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, वो लंग्स में से कहां एंटर करता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, कौन लेकर के आता है, पल्मोनरी वेन। अब ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरा ब्लड आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है थ्रू द एओर्टा। ठीक है, पूरा ब्लड जो है अब आपका यूज हो जाएगा बॉडी के अंदर, जो भी ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। फिर ऑक्सीजन यूज होने के बाद उसमें क्या बचती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो अगेन ब्लड के अंदर मिक्स कर दी जाती है, और ये पूरे ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को पूरी बॉडी कलेक्ट करके कहां लेकर के जाती है, राइट एट्रियम के अंदर। किसके थ्रू, वेना कावा के थ्रू। ठीक है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल गया, और राइट वेंट्रिकल से ये पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है आपके लंग्स के अंदर। किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पे आपका डबल सर्कुलेशन कैसे हुआ, क्योंकि आपका ब्लड जो है इट इज पासिंग 2 times थ्रू द हार्ट टू कंप्लीट द 1 entire सर्कुलेशन, जिसमें से एक सर्कुलेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट्स विद द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपका कहां जा रहा था, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जा रहा था आपके लंग्स के अंदर, लंग्स में से ये ब्लड जा रहा था आपके पल्मोनरी वेन के अंदर, और पल्मोनरी वेन से ये जा रहा था लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और यहां पे एंड हो जाता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा सर्कुलेशन आता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब होता है जहां पे आपके बॉडी का सिस्टम इंक्लूडेड है। राइट एट्रियम पे लेफ्ट एट्रियम पे छोड़ा था, लेफ्ट एट्रियम
एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड गया एओर्टा के अंदर, एओर्टा के बाद ये ब्लड आपका कहाँ जाता है, आपके बॉडी के सिस्टम के अंदर, बॉडी से ये ब्लड पूरा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है कलेक्ट करके कौन आती है, वेना कावा कलेक्ट करती है, और वेना कावा इस पूरे ब्लड को कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देती है, राइट एट्रियम के अंदर, और यहाँ एंड हो जाता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये होता है डबल सर्कुलेशन। ये नेसेसरी इसीलिए है ताकि हम लोग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में सेपरेट आउट कर सके, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड रहता है तो प्रॉपर अमाउंट में आपकी ऑक्सीजन हर एक सेल्स तक पहुंचती है, जिसकी वजह से अच्छे खासे अमाउंट में वो एनर्जी जनरेट कर पाती है। जब एनर्जी अच्छी जनरेट होगी तो आपकी बॉडी के अंदर भी एनर्जी रहेगी और साथ साथ में आप अपनी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर भी मेंटेन कर पाओगे। तो ये नेसेसरी होती है आपके डबल सर्कुलेशन की। दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लड जो है वो आपके हार्ट में से ट्वाइस पास हो रहा है टू कंप्लीट द वन सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, What are the difference between the transport of material in xylem and phloem? भाई डिफरेंस है, कैसे लिखेंगे, टेबल के फॉर्मेट में। दिस इज योर xylem and this is your phloem। जाइलम किसका मूवमेंट करवाता है, ये आपका करवाता है ये करवाता है आपके वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये कैसा है, यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही तरफ ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है, और कैसा ट्रांसपोर्टेशन है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद फ्लोएम की बात करें तो ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है आपका। ठीक है, बाई डायरेक्शनल मतलब खाना नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे भी आ सकता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की जगह ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। कैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की जरूरत होती है, ए से एक्टिव और ए से एटीपी, इसको एटीपी की जरूरत होती है खाने का ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पानी का होता है, वेसल्स और ट्रैकिड्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्टेशन करवाने में, डिफरेंट पार्ट्स तक हो सकता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक से मतलब रूट्स में से पानी ऊपर तक जाएगा, ऊपर से पानी नीचे नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, नहीं फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, फूड का, यहाँ पे फ्लोएम कंपोनेंट सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं आपके। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब खाना नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से खाना नीचे भी आ सकता है, और ये एक तरीके का एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है, मतलब एनर्जी को यूज करके ये ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, बिना एनर्जी के फ्लोएम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है खाने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन लंग्स एंड नेफ्रॉन किडनीज विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है भैया, यहाँ पे बना लेते हैं हम एल्वियोलाई और यहाँ पे बना लेते हैं हम नेफ्रॉन। ठीक है, ये तो क्या होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पे ट्यूब्यूल्स, कैप्सूल्स, बोमैन यू शेप्ड बलून बोल रही हूँ, सॉरी, कप शेप स्ट्रक्चर। यहाँ पे कप शेप स्ट्रक्चर और ट्यूब्स, कप्स एंड ट्यूब्स दोनों प्रेजेंट होती हैं, है ना, प्रेजेंस ऑफ कप्स एंड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये किसका, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये आपके गैसेस के एक्सचेंज में, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, तो यही हो गया बस। ठीक है, एल्वियोलाई एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जबकि नेफ्रॉन जो होता है इट इज अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ट्यूब प्रेजेंट होते हैं। सेल्वियोलाई ऑफ एल्वियोलाई जो होती है वो पतली होती है, मॉइस्ट होती है, बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। नेफ्रॉन्स में तीन मेन पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ग्लोमेरुलस, बोमैन कैप्सूल और रीनल ट्यूब्यूल्स, जो कि अगेन थिन वॉल्ड कैपिलरी से सराउंडेड होती हैं। ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, जबकि नेफ्रॉन जो होता है वो वेस्ट रिमूवल में, आपके नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में और यूरिन फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है,
सो दिस इज द एंड ऑफ आर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो अब मैं आपको बता दूं, अगर आपने इनमें से कोई भी पांचों चैप्टर में से पढ़ा नहीं है तो अभी भी देर नहीं हुई है। मैंने सारे वन शॉट ऑलरेडी मैं लाइव ले चुकी हूं। इवन अगर आपको उनके नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम लिंक पे भी जा सकते हो। टेलीग्राम के चैनल पे उनके लिंक, उनके नोट्स सब कुछ अपलोडेड है। उसका लिंक जो है आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप चाहते हो कि आपसे कोई भी ऐसा अमेजिंग सेशन मिस आउट ना हो तो मेक श्योर जरूर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि तभी आपको अपडेट्स मिलेंगे। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस आउट ना हो जाए। तो भाई, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो मेक श्योर जरूर करना कि आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। तो हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।